नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर नोएडा से। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर कूदी है एक लड़की। घटना में गंभीर रूप से घायल हुई है लड़की। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। लड़की की पहचान में जुटी हुई है पुलिस। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना फेज 1 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन की ये घटना बताई गई है। महोबा की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश के भीतरिया गांव की काली माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कन्या भोज के लिए आए श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक अटैक कर दिया। इस हमले में 11 बच्चों सहित कुल 14 लोग घायल हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर है। उन्हें महोबा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। परिजनों द्वारा 4-5 लोगों को लाया गया है। हनी बाइट का मामला है। मरीजों की हालत स्थिर है और उनका इलाज अभी चल रहा है। कहाँ निशान है? सिर में निशान है और इनके चेहरे में निशान है, एब्डोमेन में भी निशान है उनके। मेरठ में हाउस टैक्स बकाया होने पर नगर निगम की कार्रवाई के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। त्यागी हॉस्टल को सील किया गया। त्यागी हॉस्टल में छात्र भी बंद हुए। हॉस्टल में कैद छात्रों का वीडियो वायरल कर रहे हैं। नगर निगम की टीम ने सील खोली है। त्यागी हॉस्टल पर लाखों का टैक्स बकाया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि त्यागी हॉस्टल को सील कर दिया गया। नगर निगम की टीम पहुंची और त्यागी हॉस्टल को 19 लाख रुपए के हाउस टैक्स बकाया होने पर सील कर दिया गया। बच्चे हॉस्टल में कैद हुए नजर आए, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। ये बताएं क्या हुआ था? क्या बच्चों को कैद कर लिया गया था या निकलने की जगह थी? जी, लगभग 11:30 बजे टीम आई थी और उन्होंने इस गेट पे चेन लगा दी थी और लॉक भी लगा दिया था, लेकिन बच्चों के निकलने की जगह फिर भी उसमें बच्चे आ जा सकते थे। अच्छा, वजह क्या थी? कितना बकाया है और क्यों आपने जमा नहीं किया? हाँ, लगभग 19 लाख रुपए हाउस टैक्स है जो उन्होंने बताया। तो हमने इसलिए जमा नहीं किया जी, ये बाहर लगभग 25-30 दुकानें हैं, ये भी हॉस्टल की ही प्रॉपर्टी है। तो उन लोगों ने इन दुकानों का भी हम पे ही दे दिया था मिला के हाउस टैक्स, जबकि इन दुकानों से हमें कभी कोई किराया नहीं आता। तो हमने उनसे ये कहा अधिकारी महोदय से कि जी आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कुछ दुकानों के हिस्से में डाल दीजिए और कुछ हमारा हमें बता दीजिए, हम अपना जमा कर देंगे। तो आप भी यहीं रहते हैं, ये बताएं क्या कार्रवाई गलत है? अगर रिक्वेस्ट की थी कि हाउस टैक्स ठीक कर लिया जाए, उसके बावजूद सीलिंग की कार्रवाई गलत है? नहीं, वो तो गलत ही है। देखो ऐसे मतलब कि इस तरीके से, लेकिन उन्होंने हमारी बात यहाँ पे मान के उन्होंने सील खोल दी। ये अनजाने में भी हो सकता है कि उनको बाहर की दुकानों का मैटर नहीं पता, लेकिन अब उनके संज्ञान में आ गया। तो अभी जैसे संज्ञान में आया तो अब उन्होंने ये चैन भी हटा ली और कुछ समय भी दिया गया इसका संशोधन करके जैसे यहाँ पे जो भी कुछ होगा इसका वो जमा कर दिया जाएगा। मेरठ की नगर निगम आजकल कार्रवाई में जुटा है। जो भी ऐसी इमारतें हैं जिन पर लाखों का टैक्स बकाया है उनको सीलिंग किया जा रहा है। उसमें से एक त्यागी हॉस्टल भी था, लेकिन जब टैक्स के बैरिकेटिंग का पता चला, जब टैक्स के गलत होने का पता चला तो सील खोल भी दी गई। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कानपुर में मदद के बहाने युवती से गैंगरेप का एक मामला सामने आया। हॉस्टल में कमरा दिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित युवती वाराणसी की रहने वाली है। आरोपियों ने उसे एक हॉस्टल में कमरा दिलाने का झांसा दिया और सुनसान जगह पाकर उसके साथ हैवानियत की। पीड़िता के मुताबिक इस घिनौने काम में 3 युवक शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पद्म त्रिपाठी को हिरासत में लिया है, जबकि घटना में शामिल 2 अन्य युवकों की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। महिला की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि मूलतः ये बनारस शहर की रहने वाली है, वाराणसी की रहने वाली है और यहाँ पर ये अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आई थी। और कल रात एक व्यक्ति जो वहाँ के ओनर हैं वो इनको लॉज में ले जाते हैं
और फिर उनके साथ गलत काम करते। ये प्राइमा फेसी अभी जो निकल के आया है, पूछताछ की गई है। जो अभी और जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। सुल्तानपुर में युवती के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई है। पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 24 मार्च सैफुल्लागंज इलाके में लड़की से छेड़खानी की गई है। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। शोर बढ़ता हुआ देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना गोसाईगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि सैफुल्लागंज क्षेत्र में एक छेड़खानी हुई। वादी की तहरीर के आधार पर संशोधित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय की अनुमति से जेल भेज दिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 साल की लापता बच्ची को सकुशल खोज निकाला है। पुलिस ने उसे अगवा करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। 18 मार्च को मुरादनगर के अंबेडकर पार्क से 2 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बच्ची की तलाश के लिए टीम गठित की गई। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसे बच्ची को कोल्ड ड्रिंक देकर बहलाया और पार्क से अपने साथ ले गई। इसके बाद वो बच्ची को लेकर मेरठ पहुंची, जहां उससे भीख मंगवाने लगी। आरोपी बच्ची को लेकर लखनऊ भागने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। नगर पर बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु टीमें गठित कर दी गई। उन टीम द्वारा आज दिनांक 25/3/26 को 2 वर्षीय बच्ची को बरामद कर लिया गया है एवं जिस अभियुक्ता ने, जिस महिला ने बच्ची को वो किया था, किडनैप किया था, उसका भी पता लग चुका है। हसीना नाम है उस अभियुक्ता का, जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि मोबाइल चलाने को लेकर पति पत्नी में विवाद शुरू हुआ। इसके बाद गुस्से में आकर पति ने पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि देर रात मोबाइल चलाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ। उसने पत्नी को मोबाइल चलाने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और इसी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कन्हैया पुत्र केवल राम, जो म्योरपुर थाना अंतर्गत रहता है, वह अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम सुमन देवी है, ससुराल में रहता था तथा किसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद हो गया तथा उसने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी सुमन देवी के सिर पे मार दिया। घायल पत्नी को पीआरवी द्वारा तत्काल धन्वंतरी अस्पताल एनटीपीसी बीजपुर ले जाया गया, जहां पे इलाज दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। थाना फतेहगंज पश्चिमी इलाके में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश की ओर से की गई फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही इसके पास से गौकशी करने वाले सामान को बरामद किया। पुलिस अधिकारियों की माने तो गिरफ्तार बदमाश कामिल उर्फ नक्टा गौकशी के मामले में वांटेड था। ये थाना फतेहगंज पश्चिमी के अभियोग संख्या 232/25 में गोकशी के मुकदमे में वांछित था और इसके ऊपर अन्य 15 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, जिन्हें उपचार हेतु सीएचसी फतेहगंज पश्चिमी भेजा गया है और इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 6 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई
नसीराबाद और बजरावा थाना क्षेत्र में की गई है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में गैंग के 2 सदस्यों के पैर में गोली लगी। दोनों घायल बदमाशों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं गैंग के अन्य 4 सदस्यों को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह विभिन्न जिलों में रेकी कर महिलाओं से चेन लूट, बाइक चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए मिसाइल हमले में मारे गए सीतापुर के युवक रवि गोपाल का एक शव हफ्ते के बाद उसके गांव बघाइन में पहुंचा। रवि का शव रियाद टू लखनऊ फ्लाइट से लाया गया, उसके बाद एम्बुलेंस से गांव ले जाया गया। रवि गोपाल के शव को लेने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर परिवार वालों के साथ साथ नायब तहसीलदार भी पहुंचे थे। रवि गोपाल का शव गांव पहुंचने पर उनकी अंतिम विदाई पर लोगों का हुजूम उमड़ा। परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिवार वालों ने कुछ देर बाद रवि गोपाल के शव का अंतिम संस्कार किया। रियाद में रवि एक फैक्ट्री में काम किया करता था। पत्नी से फोन पर बात करने के दौरान ही उस पर ईरान से दागी गई मिसाइल गिरी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। आपको यहाँ पर शव दिख रहा है, देखिए। आगे के लिए बस यही है कि मेरे भाई का जो बीमा वगैरह बनता है वो हो जाना चाहिए, होना चाहिए। हर बार गया मैं जिंदा लेके आया, इस बार मैं मरा हुआ लेके आया। कुछ सहयोग मिला आपको? जी जी, सहयोग मिला प्रशासन की तरफ से। जी। आजमगढ़ में एसआईआर की जांच में विदेशी नागरिक यहां का वोटर निकला। आरोप के मुताबिक मलेशिया की नागरिकता लेने के बाद भी उसने आजमगढ़ में वोटर बनने की कोशिश की। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फरवरी में बेटे के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया और संबंधित अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि कद्दूस के पिता का नाम अली राजा था, लेकिन मलेशिया में उसने पिता का नाम रजाक शाह लिखकर नागरिकता ले ली। खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी कद्दूस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए, भारत के पासपोर्ट मिलने के बिना वो कोई जा नहीं सकता बाहर। भारत का पासपोर्ट मिला, फिर इन्होंने मलेशिया जाके वहाँ की नागरिकता ली। नागरिकता के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लिया। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ के मतदाता के रूप में, हो सकता है पहले भी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए हों, लेकिन वर्तमान में जब इनको पता किया गया तो ये फरवरी माह में इन्होंने ये घोषणा की थी कि ये इनका नाम पहले से ही नहीं उसमें है नामावली में, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये विदेश के नागरिक हैं। और ये फार्म इन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से भरवाया था, तो उसकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। मुजफ्फरनगर की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर केंद्र सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शेखपुरा इलाके में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान इनके कब्जे से 36 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप सहित कई सामान बरामद किए गए। जो है लगभग अनपढ़ है। हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जो है अवैध रूप से सिम बॉक्स का प्रयोग एक्सचेंज के चलाए जाने की जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे हमने डेवलप किया। डेवलप करने पे सूचना सत्य पाई गई और जो है ये जो 2 अभियुक्त हैं हमारे, वकील और वसीम, जिसमें से वसीम खतौली क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद मुजफ्फरनगर, और वकील मवाना मेरठ का रहने वाला है। इनके द्वारा अवैध रूप से सिम बॉक्स का प्रयोग करते हुए जो है इंटरनेशनल कॉल को डोमेस्टिक कॉल में कन्वर्ट करके एक्सचेंज चलाया जा रहा था। बलिया में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया। बांसडी स्थित एचपी रूद गैस एजेंसी पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। एजेंसी संचालक राजीव पांडे के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी के स्टॉक से 1015 भरे हुए गैस सिलेंडर गायब हो गए। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि जहां पर रिकॉर्ड के अनुसार 55 खाली सिलेंडर होने चाहिए थे, वहां पर 635 खाली सिलेंडर मिले।
इस अनियमितता के बाद प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की है। जांच किए जाने पर उनके यहाँ पाया गया कि उनके स्टॉक में 1015 भरे हुए गैस होने चाहिए थे, लेकिन जब स्टॉक का निरीक्षण किया गया उनके गोदाम पर जाकर के तो उनके यहाँ कोई गैस सिलेंडर नहीं पाया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो बुकिंग के सापेक्ष उन्हें डिलीवर करना चाहिए था वो बुकिंग के सापेक्ष डिलीवर न करके मनमाने तौर पर अपने हितों के आधार पर ध्यान में रखते हुए गैस को ब्लैक मार्केटिंग की गई। इससे वहाँ के उपभोक्ताओं में असंतोष था। ये उनका एक कृत्य जो है अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके लिए उनके विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेने के उपरांत 3/7 आवश्यक बसोजनी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एसपी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। एसपी ने कब्रिस्तान बनाने को पैसा दिया और हमने मंदिर बनाने को पैसा दिया। एसपी को कब्रिस्तान प्यारा, हमें मंदिर प्यारा, ये बयान दिया गया है सीएम योगी की ओर से। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता ही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है, लेकिन याद करना जब इस सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह वहीं इससे पहले गोरखपुर में सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया, जिसमें बेड के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा, जिसकी लागत 13,66,80,000 होगी। इस दौरान सीएम योगी ने साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का भी शुभारंभ किया। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। छात्रावास का भूमि पूजन, रिसर्च लैब का उद्घाटन और परिसर में पौधारोपण भी सीएम योगी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन पर चुटकी ली और कहा कि अगला चुनाव आने पर महिला दावेदार सामने आ सकती हैं। सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग चाहते हैं कि आपकी छुट्टी हो जाए। 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। तो दूसरी तरफ गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर चुटकी ली। रवि किशन ने मंच से मछुआरा समुदाय के लिए किए गए उनके भावपूर्ण भाषण की तारीफ की। इस दौरान मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंस पड़े और हाल ही में संजय निषाद गोरखपुर में मछुआरे समुदाय की महारैली के दौरान मंच पर रो पड़े थे। श्री संजय निषाद जी, माननीय मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हाल में चर्चा में रहे टेलीविजन पर, वो आंसू जो निकले हैं आपके, वो दर्द के आंसू, वो पीड़ा अपने मछुआरा समाज के लिए,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 136 परिवारों को जमीन के पट्टे आवंटित किए। ये परिवार भारतपुर गांव से समरोहना गांव में विस्थापित किए गए हैं। नई बसावट के लिए इन परिवारों को जमीन का आवंटन किया गया और हर परिवार को घर और शौचालय बनाने के लिए जमीन के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी गई है। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान पिछली सरकारों को निशाने पर लिया और कहा कि पहले गरीबों का हक लूट कर खजाना भरा गया, हमारी सरकार में विकास हो रहा है। जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? था। उन लोगों ने जाति के नाम पर बांटा, प्रदेश में दंगा कराया, प्रदेश में उपद्रव करवाया, हर जिले में माफिया पैदा किए, प्रदेश के संसाधनों को लूटा, प्रदेश के खजाने को अपने परिवार के लिए लूटा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के खजाने को इन गरीबों के उत्थान में खर्च किया है। हमने प्रदेश के खजाने को बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़कें बने, इस पे हम खर्च कर रहे हैं। हमने प्रदेश के खजाने को रोजगार सृजन में लगाने का कार्य किया है। हम प्रदेश के खजाने से बाढ़ जैसी आपदा को रोकने का कार्य कर रहे हैं। हम प्रदेश के खजाने का उपयोग प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए कर रहे हैं। बलरामपुर में चैत्र नवरात्र के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भी कामना की है। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो सीएम योगी और यूपी सरकार का आभार जता रहे हैं और कहा कि 3 करोड़ की पुरस्कार राशि और रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्ति का सम्मान जल्द ग्रहण करने आऊंगा। वहीं सीएम योगी द्वारा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में न पहुंचने पर रिंकू सिंह ने खेद भी जताया। नमस्कार, मैं रिंकू सिंह। मुझे रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही एशियन गेम में 3 करोड़ रुपए से मुझे सम्मानित किया गया और इसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभी आईपीएल टीम केकेआर के साथ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। जल्दी ही सीएम सर से अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करूंगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। कानपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में पार्टी नेताओं में ही गुटबाजी देखने को मिली है। बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर हाल से बाहर निकल गए। जानकारी के मुताबिक पूरा का पूरा विवाद कुर्सी को लेकर हुआ है। बीजेपी नगर अध्यक्ष अनिल दीक्षित जिला अध्यक्ष को कुर्सी न मिलने से नाराज थे। वहीं एसडीएम सदर ने हाथ जोड़कर मनाते हुए उनको नजर आए। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विवाद हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। राहत बरकरार है। अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। शिविर में बच्चों से यौन शोषण का आरोप है। 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक।
आश्रम में बटी हैं मिठाइयाँ, बगुलों ने ढोल ताशे बजाकर खुशी मनाई है। कि मुकदमे के बारे में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी सुना है कि मुकदमे के बारे में बात करने के लिए कोर्ट ने मना किया है। हम एक सिद्धांत की बात आपको इस अवसर पर कहेंगे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कानून जो है वो एक जाल है, कुछ लोगों ने उसको पकड़ रखा है, जब चाहें फैला करके उसमें जिसको चाहे फंसा दें। लेकिन इस तरह के निर्णय भी कभी कभी जब आते हैं तो लोगों को ढाढ़स बनता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जाल के रूप में जो लोग उपयोग करते हैं वो सदा सफल नहीं रहते हैं। गुजरात में यूसीसी विधेयक पारित होने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सीधे तौर पर शरीयत में हस्तक्षेप है, ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है। यूसीसी लागू होने से समाज का ताना बाना बिखर सकता है। लागू किया जा रहा है, ये शरीयत में मुदाखलत है, मुसलमान इसको मंजूर नहीं करेगा। इससे पहले भी उत्तराखंड में लागू किया गया, यकतरफा लागू किया गया, जबकि कानून में आईपीसी धारा और फौजदारी एक्ट, क्राइम के सिलसिले में तमाम एक्ट, शादी ब्याह के मामले में बहुत सारे एक्ट पहले से बने हुए हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मकसद सिर्फ जो है मुसलमानों को चिढ़ाना है और मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान करना है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।